बोरवेल वाला भूत। कहानी है पूना की। रश्मि और निखिल पति पत्नी थे। सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करते थे और शहर से बाहर किराए के फ्लैट में रहते थे। ओहो, घंटों ट्रैवलिंग, ऊपर से फ्लैट का किराया। इसी तो अच्छा है पूना में ही कोई घर खरीद ले, अब तो सेविंग भी काफी है। रश्मि की बात मानकर निखिल ने घर खरीदने का फैसला किया और अपने दोस्त की मदद से सदानंद नाम के आदमी से मिला जो घर बेचना चाहता था। देखिए, प्रभात रोड पर ही बड़ा सा घर है। वैसे तो चाचा का है, पर चाचा निसंतान थे तो घर मुझे देकर गुजर गए। मैं यूएस शिफ्ट हो रहा हूँ तो बेच रहा हूँ। रश्मि और निखिल ने घर देखा तो उन्हें काफी पसंद आया। उन्होंने घर खरीद लिया और सदानंद यूएस चला गया। कुछ दिन बीत गए। रश्मि और निखिल नए घर में सेटल हो गए थे। उनका डेली रूटीन भी अच्छा चल रहा था। एक रात रश्मि और निखिल सो रहे थे कि अचानक एक आवाज से रश्मि जाग गई। आवाज काफी भयानक थी। सदानंद, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आवाज के प्रभाव में आकर रश्मि बिस्तर से उठी और चलते चलते एक कमरे के सामने आकर रुक गई। कमरे का ताला अपने आप टूट गया, दरवाजा भी अपने आप खुल गया और रश्मि कमरे में आई। कमरे के बीच में बड़ा सा बोरवेल था जिसमें से अजीब आवाजें आ रही थीं। अचानक रश्मि की पीठ पर किसी ने हाथ रखा। रश्मि ने पीछे देखा तो निखिल खड़ा था। रश्मि, यहाँ क्या कर रही हो? निखिल का ध्यान बोरवेल पर जाते ही वो चौंक गया। सदानंद ने हमें बताया क्यों नहीं? किस कमरे में बोरवेल है? हमने भी ये कमरा कभी ठीक से नहीं देखा। रश्मि नॉर्मल होकर बात करने लगी। बोरवेल है तो अच्छी बात है, पानी की झंझट ही खत्म हो गई। फिर तो दूसरे दिन रश्मि निखिल के साथ जॉब पर तो गई, पर उसका रवैया ही बदल चुका था। लंच ब्रेक में किसी को बताए बिना वो चुपचाप घर लौट आई और बोरवेल के सामने आकर खड़ी हो गई। मुझे बाहर निकालो। रश्मि ने बोरवेल का स्विच ऑन किया और गार्डन में आकर बोरवेल का पानी पेड़ पौधों को देने लगी। पानी से सारे कॉलोनी में दुर्गंध फैल गई। लोग नाक मुंह बंद करके घरों से बाहर निकले तो दुर्गंध बढ़ गई। लोगों ने नोटिस किया कि रश्मि दुर्गंध वाले पानी से गार्डन भिगो रही है। लोग चिल्लाते हुए रश्मि की तरफ भागे। अरे ये पानी सड़ चुका है, रुक जाओ। लोगों की बात सुनकर रश्मि जोर जोर से हंसने लगी और पानी की धार से उसने लोगों को भिगोना शुरू किया। दुर्गंध वाला पानी शरीर पर गिरते ही लोग भाग गए। शाम होते ही निखिल घर आया तो उसने देखा गार्डन के सारे पेड़ पौधे सूख चुके थे। निखिल गुस्सा हो गया और अंदर किचन में आया तो रश्मि खाना बना रही थी। क्या जरूरत थी कॉलोनी के लोगों के साथ बदतमीजी करने की? पागल कह रहे हैं तुम्हें? क्या जरूरत थी बोरवेल शुरू करने की? खाना बन गया है, मुंह हाथ धो लो। रश्मि की आवाज अजीब थी, मानो कोई पुरुष बात कर रहा हो। क्या हो गया है रश्मि? दोपहर में ऑफिस से भाग कर आ गई। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। क्या हो गया है तुम्हारी तबीयत को? क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो? गहरी रात हो चुकी थी। निखिल सो रहा था। अचानक एक भयानक आवाज से उसकी नींद खुली। सदानंद, मैं आ गया हूँ। निखिल डर गया। उसने देखा तो बिस्तर पर रश्मि नहीं थी। अचानक उसकी नजर सीलिंग पर पड़ी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। रश्मि ऊपर लटकी हुई भयानक भूत बन चुकी थी। जोर जोर से चिल्ला रही थी। मैं आ गया हूँ सदानंद, मैं तुम्हें मार दूंगा। ऐसा कहकर रश्मि निखिल की छाती पर कूद पड़ी और उसने निखिल पर हमला किया। रश्मि छोड़ो, क्या हो गया है तुम्हें? रश्मि निखिल पर लगातार वार करती रही। निखिल ने रश्मि को फेंक दिया और भागता हुआ बोरवेल के कमरे में आ छिपा। निखिल ने मोबाइल निकालकर सदानंद को कॉल किया। सदानंद, क्या किया है तूने? मेरी बीवी पागल हो गई है, बार बार तेरा नाम ले रही है और ये बोरवेल, ये सब क्या चक्कर है? सदानंद ने हंसते हुए कहा। माफ करना दोस्त, हुआ यूं कि मैंने चाचा की सारी प्रॉपर्टी हड़प ली और उन्हें मार के बोरवेल में दफना दिया। चाचा का भूत सता रहा था, इसलिए घर बेच के यूएस शिफ्ट हो गया। अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना इंडियन पुलिस, ना इंडियन चाचा का भूत। ऐसा कहकर सदानंद ने फोन कट कर दिया
लेकिन सच सुनकर निखिल की हालत बिगड़ गई थी। मतलब चाचा का भूत रश्मि पर हावी है और मुझे सदानंद समझकर मारना चाहता है। तभी दरवाजा तोड़कर रश्मि अंदर आई और चिल्लाने लगी, मेरा घर, मेरी जायदाद हड़प कर मुझे बोरवेल में दफना कर, तू यहाँ छिपा है सदानंद, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चाचा, मैं निखिल हूँ, सदानंद नहीं। लेकिन रश्मि ने निखिल को बोलने का मौका नहीं दिया। उसने निखिल को पकड़ लिया, खींचकर बोरवेल के पास लाई और निखिल के साथ साथ उसने बोरवेल में छलांग लगाकर अपने साथ साथ निखिल की जिंदगी भी छीन ली। भूतिया कंगन। कहानी है सहारनपुर जिले के कछुआ शहर की। मालती के इकलौते बेटे धर्मेश की नई नई शादी हुई थी। मालती बहुत खुश थी। मालती की बहू जूली आईने के सामने अपना रूप निहार रही थी। सब कुछ परफेक्ट है, बस हाथ खाली खाली है। कोई कंगन मिल जाते तो बात ही कुछ और होती। तभी मालती एक कंगन लेकर आई और जूली को पहनाने लगी। मिल गया कंगन, सोने का खानदानी कंगन है। देखो तो कितना जच रहा है। कंगन तो बेहद खूबसूरत है, पर एक ही कंगन क्यों? दूसरा कहाँ है? जूली की बात सुनकर मालती परेशान हो गई। अपने बेटे धर्मेश के पास जाकर कहने लगी, बहू दूसरा कंगन मांग रही है, क्या करे? उसे बोलो नहीं मिलेगा। गुस्सा थूक दे बेटा, हमें कैसे भी करके उसके मायके वालों से दहेज के और 1.5 लाख हथियाने हैं। जूली को खुश तो रखना ही पड़ेगा। बात तो ठीक है, लेकिन कंगन के लिए और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लाश तो अभी सड़ी भी नहीं होगी। जूली धर्मेश के साथ सो तो गई, लेकिन रात भर उसे नींद ही नहीं आई। पूरे शरीर में भारीपन महसूस होता रहा। सोने के बाद बुरे सपने लगातार उसकी नींद खोलते रहे। ये आज अचानक क्या हो गया? सुबह गुरुजी को कॉल लगाती हूँ। सुबह हो गई। जूली ने अपने गुरु रविशंकर जी को कॉल लगाई। प्रणाम गुरुजी, कल रात से बुरे सपने आ रहे हैं, भारीपन सा महसूस हो रहा है, नींद भी नहीं आ रही, ऐसा क्या हो रहा है? तुम्हारे दैनिक दिनचर्या में परिवर्तन हो रहा है। जरा बताओ कैसे परिवर्तन है? विशेषतः तुमने कुछ नया खाया पिया या फिर पहना तो नहीं? खाना पीना तो सब आपके ही मार्गदर्शन अनुसार है गुरुजी, बस सास का दिया हुआ एक कंगन पहन लिया है। हमारा अनुमान है वो कंगन ही तुम्हारी दशा का एकमात्र कारण है। उसे उतार दो और 2 दिन बाद हमें परिणामों से अवगत कराओ। गुरुजी ने कंगन उतारने की सलाह दे दी, लेकिन जूली राजी नहीं थी। कंगन उतार दिया तो सास बुरा मान जाएंगी, और तो और वो दूसरा कंगन भी नहीं देंगी। ये कंगन हाथ में रहेगा तो दूसरा भी जल्द मिल जाएगा। रात होते ही धर्मेश सो गया, लेकिन जूली के हालात बेहद खराब थे। रात के 12 बजे तक वो लेटी लेटी छत की ओर देखती रही। उसकी आंखें फटकर मोटी हो गई थीं। अचानक जूली अपने बिस्तर से उठकर घर के पिछवाड़े आ गई, जमीन पर बैठ गई और नाखूनों से जमीन नोचने लगी। जमीन से मिट्टी हटती चली गई और जूली के हाथ एक हाथ आया, जिस हाथ में सोने का वो दूसरा कंगन था। वो कंगन भी जूली ने पहन लिया और बेडरूम में आकर धर्मेश के साथ सो गई। सुबह झाड़ू लगाते वक्त मालती की आंख में कचरा अटक गया, तो उसने रसोई में खड़ी जूली को आवाज लगाई, बहू, आंख में कचरा अटका है, जरा साफ तो कर दे। जूली आई और आंख का कचरा हटाने लगी, तो मालती ने उसके हाथों में दोनों कंगन देख लिए और उसका दिल दहल गया। रहने दो, हो गया साफ। शाम को मालती धर्मेश के साथ बाबा चंगुलनाथ के मठ पहुंची। जैसे आपने कहा था वैसे ही किया था। सरला को मारकर उसके हाथ में एक कंगन छोड़ दिया था, फिर आज नई बहुरिया के हाथ में वो कंगन कैसे आया?
प्रतिशोध लेना चाहती है। दिन प्रतिदिन शक्तियां बढ़ रही है। आज रात अंतिम संस्कार कर दो, नहीं तो विपदा आ जाएगी। रात के वक्त जूली गहरी नींद से सो रही थी और धर्मेश बेचैन लेटा था। जैसे ही 12 बजे धर्मेश मालती के साथ घर के पिछवाड़े आया और दोनों मिलकर मिट्टी हटाने लगे। थोड़ी देर बाद एक लाश निकली। लाश को देखकर दोनों दंग रह गए, क्योंकि लाश के हाथ में वही कंगन चमचमा रहा था। ये फिर से इसके हाथ में कैसे? सुबह तो जूली के हाथ में मैंने देखा था। अचानक कोई जोर जोर से हंसने लगा। दोनों ने पीछे देखा तो दोनों की सांसें रुक गई। पीछे जूली खड़ी थी। उसका रवैया बदल गया था। बाल हवा में बिखर रहे थे, मुंह से पानी टपक रहा था। पागल लड़की, चल चल अंदर चल। ऐसे ना धमकाओ धर्मेश बाबू, मैं आपकी पहली बीवी सरला हूँ। जूली नहीं। ये सुनते ही मालती और धर्मेश के रोंगटे खड़े हो गए। क्या चाहती है तू? आखिर क्या चाहती है? बदला। मेरे माता पिता दहेज ना दे सके तो तुम दोनों ने मिलकर बेरहमी से मुझे दफना दिया। अब भुगतो मेरी बेरहमी का नतीजा। मालती और धर्मेश भागने लगे। सरला ने जोर जोर से हंसते हुए अपना सिर हिलाया तो मालती धर्मेश अपने आप पीछे पीछे सरकने लगे। ये क्या हो रहा है माँ? हम तो भाग ही नहीं पा रहे। सरला ने दोनों को पीछे खींच लिया और सिर को जोरदार झटका देकर दोनों को गड्ढे में गिरा दिया। सरला, माफ कर दो, माफ कर दो। बचाओ, बचाओ कोई। सरला ने मिट्टी पर नजर डाली तो मिट्टी अपने आप गड्ढे में गिरने लगी। थोड़ी ही देर में गड्ढा मिट्टी से भर गया और मालती धर्मेश दफन होकर मर गए। इस प्रकार जूली के शरीर की मदद से सरला ने खुद पर हुए अत्याचार का बदला ले लिया। शैतानी बच्चा। रात के सुनसान वक्त रिधिमा और संजीव टहलते टहलते घर से काफी दूर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। क्या सोच रही हो रिधिमा? सोच रही हूँ हमारा क्या होगा। रिधिमा, जो हमारे हाथ में नहीं है उसे सोचने से क्या फायदा? क्या मैं कभी माँ नहीं बन सकती? हम दूसरे डॉक्टर के पास जाएं? रिधिमा, 10 डॉक्टर बदल कर देख लिए, अब शहर में कौन सा डॉक्टर बचा है? तभी बच्चे के रोने की आवाज आती है। संजीव, तुम्हें रोते हुए बच्चे की आवाज सुनी? मुझे तो वो रोता बच्चा दिख रहा है। वो देखो, सड़क किनारे। दोनों बच्चे के पास जाते हैं। बेटा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तुम्हारा नाम क्या है बेटे? बच्चा जवाब नहीं देता, बस रोता रहता है। रोते रोते अचानक शैतान बन जाता है। नहीं! चिल्लाती हुई रिधिमा बिस्तर पर से उठ जाती है। तेज सांसें चलने लगती हैं। क्या हुआ रिधिमा? बुरा सपना देखा क्या? बहुत बुरा। संजीव, हमने किर्शित को घर लाकर गलती तो नहीं की ना? ऐसा मत सोचो रिधिमा, किर्शित अच्छा बच्चा है। 2 दिन में कितना घुल मिल गया है। बस गूंगा है, बोल नहीं पाता। उसके माता पिता कौन है, कहाँ है? अब किर्शित हमारा बच्चा है। जो इतने प्यारे बच्चे को रास्ते पर छोड़कर चले गए, उनके बारे में हम क्यों सोचें? सो जाओ, कल किर्शित का स्कूल में दाखिला कराना है। सुबह होती है। रिधिमा, किर्शित कहाँ है? तैयार हो रहा है, आता ही होगा। किर्शित हॉल की तरफ आता है। ये लो, आ गया। बेटा, एक शूज की लेस तो खुली छोड़ दिया आपने। रिधिमा शूज की लेस बांधने झुक जाती है। तभी किर्शित रिधिमा की गर्दन को दांतों से काटने लगता है। छोड़ो किर्शित, छोड़ो। किर्शित छोड़ो।
संजीव किर्शित को रिधिमा से अलग करता है। देखो दांत के निशान तक आ गए हैं। बच्चा है या शैतान? छोड़ दो संजीव, बच्चा ही तो है। अपना बच्चा होता तो ऐसी ही शैतानी करता। तू शैतान है, बच्चा बन के रहेगा। इंसान लाड़ प्यार दिखाएगा, लेकिन हमारा मकसद इंसान की तबाही है, तबाही। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? सर ये गुंगा है। इसके डॉक्यूमेंट्स? सर ये हमें एक रात रास्ते में रोता हुआ मिला तो हमने इसे गोद ले लिया। प्रोसेस जारी है, डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, मैं एडमिशन कर देता हूँ। आप डॉक्यूमेंट्स हफ्ते भर में जमा कर दीजिएगा। हरी! प्यून आता है। बच्चे को क्लास लेकर जाओ। प्यून किर्शित को लेकर जाता है। संजीव घर आता है। रिधिमा, कहाँ हो तुम? किर्शित का एडमिशन हो गया। रिधिमा! रिधिमा सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतरती है। रिधिमा को देखकर संजीव चौंक जाता है। माय गॉड, ये क्या हुआ तुम्हें? रिधिमा! रिधिमा संजीव के पास आती है और संजीव को काट लेती है। छोड़ किर्शित, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। प्यून भागता हुआ आता है। शैतान काटता है, चल तेरी कंप्लेंट करता हूँ। प्यून किर्शित को लेकर हेडमास्टर के पास जाता है। क्या हुआ हरी? सर, इस बच्चे ने सोहेल को बुरी तरह से काटा, उसकी गर्दन से खून बह रहा है सर। क्या? जाओ तुम सोहन की मलहम पट्टी करो, इससे मैं देखता हूँ। प्यून चला जाता है। किर्शित, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। मिस्टर संजीव को अभी फोन करता हूँ। प्यून भागता भागता आता है। सर गजब हो गया, सोहेल सारे बच्चों को काट रहा है। व्हाट? चलो। दोनों भागते भागते आते हैं और देखते हैं कि स्कूल के सारे बच्चे एक दूसरे को काट रहे हैं। सबके दांत और नाखून निकल आए हैं, हाथ पैर पर लंबे लंबे बाल उगाए हैं। माय गॉड, ये क्या हो रहा है? स्टॉप इट, आई सेड स्टॉप इट। तभी एक दांत और नाखून बढ़ी हुई, शरीर पर लंबे बाल बढ़ी हुई टीचर रोते रोते हेडमास्टर के पास आती है। मिस मेहरा, ये सब क्या है? सर, उस सोहेल ने मुझे काटा। रोते रोते टीचर हेडमास्टर के गले पड़ती है और हेडमास्टर को काट लेती है। मिस मेहरा, ये क्या किया आपने? हरी, जल्दी आओ। पुलिस, डॉक्टर, सबको फोन करो फौरन, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हरी भागता हुआ निकल जाता है। थोड़ी ही देर में हेडमास्टर हंसने लगता है। उसके भी दांत और नाखून बढ़ने लगते हैं और वो मिस मेहरा को काट देता है। इस प्रकार सारे बच्चे, टीचर्स एक दूसरे को काट रहे थे। इधर हरी हेडमास्टर ऑफिस आता है। वहाँ किर्शित सर झुकाए खड़ा होता है। ये सब तुम्हारी वजह से हो गया। कौन हो तुम? हेलो, पुलिस स्टेशन। किर्शित हरी की गर्दन को पकड़ के लंबे दांतों और नाखूनों से हरी को काट रहा है। किर्शित पूरा शैतान बन चुका है। भगदड़ मची है। बच्चे, टीचर्स, हेडमास्टर सब एक दूसरे को काट रहे हैं, अजीब आवाजें निकाल रहे हैं, अजीब हरकतें कर रहे हैं। तभी स्कूल कॉरिडोर से हरी के पीठ पर बैठकर किर्शित की एंट्री होती है। लंबे दांत, नाखून और बालों से हरी एकदम डरावना दिख रहा है और किसी जानवर की तरह हाथ और पैरों से जमीन पर रेंगता हुआ किर्शित को बाहर ला रहा है। किर्शित को जानवरों की तरह अजीब आवाज निकालकर सलामी देते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। शैतानी साम्राज्य में आपका स्वागत है। आप शैतान बन चुके हो। मैं तुम्हारा राजा, शैतानों का शैतान। तुम्हें आदेश दे रहा हूँ, शहर के हर आदमी को, बच्चे, बूढ़े, औरत, सभी को काट कर शैतान बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है।
मैं अब चलता हूँ। शैतानी साम्राज्य का नारा बुलंद रहे। आसमान से शैतानी माँ धरती पर उतरती है, किरशित को गोद में उठा लेती है और आसमान में उड़ जाती है। मिस्टर और मिसेस सहगल, हमारे पास कल ही एक बच्चा आया है और आप लोग उसे गोद ले सकते हैं। वंदना, उसे लेकर आओ। वंदना एक बच्चे को लेकर आती है जिसने सर नीचे झुकाया हुआ है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? बच्चा ऊपर देखता है, मुस्कुराता है और कहता है, किरशित। बहुत समय पहले एक गांव होता था। उस गांव में बहुत कम लड़कियां थी, जिस वजह से उस गांव के बहुत सारे लड़कों की शादी नहीं हो पा रही थी और वो सभी कुंवारे थे। एक दिन उस गांव के एक लड़के मंगल ने तय किया कि वो दूसरे गांव जाएगा और वहां से किसी लड़की को पसंद करके उससे शादी करेगा। माँ, मैं दूसरे गांव से जल्द ही आपके लिए सुंदर सी बहू लेकर आऊंगा। मंगल दूसरे गांव की तरफ चल दिया। चलते चलते वो एक घने जंगल में जा पहुंचा। अगर मैं पक्के रास्ते से जाऊंगा तो दूसरे गांव पहुंचने में मुझे 2 दिन लग जाएंगे, और अगर मैं जंगल के रास्ते गया तो मैं एक ही दिन में दूसरे गांव पहुंच जाऊंगा। ये सोचकर वो जंगल के रास्ते से चल दिया। मैं उस गांव की सबसे सुंदर लड़की से शादी करूंगा। वो ये सोचता हुआ जा रहा था, तभी अचानक एक सुंदर सी लड़की भागती हुई उसके सामने आई। मुझे बचा लो, वो लोग मुझे मार देंगे। कौन हो तुम? मेरा नाम मंजू है, मुझे बचा लो। तुम चिंता मत करो, चलो मेरे साथ। मंगल मंजू को साथ लेकर वही पेड़ के पीछे छिप गया। वो लोग वहाँ आए और कुछ देर ढूंढने के बाद वहाँ से चले गए। थैंक यू, आपने मेरी जान बचा ली। वो लोग मुझे शहर से उठा कर लाए थे और मुझे जलाकर मेरी बलि देना चाहते थे। तुम चिंता मत करो, आओ मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। लेकिन मेरे घर में कोई नहीं है। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम मंगल है और मैं पास ही के गांव में शादी के लिए लड़की ढूंढने जा रहा हूँ। और फिर मंगल कुछ सोचकर बोला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आप बहुत अच्छे इंसान लगते हैं, इसीलिए मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर मंगल बहुत खुश हुआ और वो मंजू को लेकर अपने घर लौट आया। माँ, मैं तुम्हारे लिए बहू ले आया। भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। और फिर बड़ी धूमधाम से मंगल और मंजू की शादी हो गई। शादी के अगले ही दिन वो दोनों हनीमून के लिए नैनीताल चले गए। सारा दिन घूमने के बाद वो दोनों बहुत थक गए। मंगल ने मंजू से कहा, तुम होटल जाकर आराम करो, मैं बाजार से कुछ सामान लेकर आता हूँ। मंजू मान गई। वो होटल लौट आई और मंगल बाजार चला गया। कुछ समय बाद मंगल होटल में आया, लेकिन जैसे ही वो होटल के कमरे में आया वो हैरान रह गया। मंजू खुले बालों के साथ शीशे के सामने बैठी थी और शीशे में उसका चुड़ैल वाला भयानक रूप दिखाई दे रहा था। तुम चुड़ैल हो? चलो, अब तुम्हें पता चल ही गया तो अब मुझे छिपने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान से देखो, मैं चुड़ैल हूँ। मेरा नाम मंजू नहीं, मंजूलिका है। मंजूलिका चुड़ैल। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? उस दिन वो लोग मुझे जलाकर मारने वाले थे, तभी मैंने तुम्हें देखा और तुमसे मदद मांगी। और फिर जब तुमने मुझसे शादी करने के बारे में पूछा तो उन लोगों से बचने के लिए मैं तुमसे शादी करने के लिए मान गई। लेकिन तुम चुड़ैल हो, मैं एक चुड़ैल से शादी कैसे कर सकता हूँ? हमारी शादी हो चुकी है, अब तो बस हनीमून बाकी है। लेकिन मैं तुम्हारे साथ हनीमून नहीं मना सकता। हनीमून तो तुम्हें मनाना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम्हारे पास कल सुबह तक का टाइम है, अच्छे से सोच लो। तुम्हें मेरे साथ हनीमून मनाना है या फिर मरना है? ये मैं कहाँ फंस गया?
इससे अच्छा तो मैं गांव के बाकी लड़कों की तरह कुंवारा ही रहता। अब मैं इस चुड़ैल से कैसे बचूंगा? तभी उसे एक आइडिया आया। अगले दिन सुबह सुबह चुड़ैल ने उससे पूछा, तो तुमने क्या सोचा, मरना है या हनीमून मनाना है? मैं तुम्हारे साथ हनीमून मनाने के लिए तैयार हूँ। सच? हाँ। मंगल उसे होटल से दूर एक पहाड़ी पर ले गया और उससे बोला, तुम अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आया हूँ। मुझे तोहफे बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे ही चुड़ैल ने आंखें बंद की, मंगल ने पेट्रोल की कैन उस पर पलट दी, एक माचिस की तीली जलाकर चुड़ैल पर फेंक दी और चुड़ैल आग में जलने लगी। ये तुमने क्या किया? ये क्या किया तुमने? तुम्हें मार दिया। पर तुम्हें कैसे पता था कि जलने से मेरी मौत होगी? कल रात तुमने ही मुझे बताया था कि जंगल में उस दिन वो लोग तुम्हें जलाकर मारने वाले थे। बस मैं समझ गया कि तुम्हें जलाकर मारा जा सकता है। इस तरह मंगल ने चुड़ैल को जलाकर राख कर दिया और चुड़ैल के हनीमून का अंत हो गया। भूतनी आंटी पार्ट 2। एक छोटा सा शहर था। शहर में थी एक कॉलोनी, नाम था भूतनवाड़ी। भूतनवाड़ी कॉलोनी की हर माँ डर के साए में जीती थी, क्योंकि भूतनवाड़ी के एक घर में एक बूढ़ी भूतनी जंगल से रहने आई थी, जो कॉलोनी के छोटे छोटे बच्चों को पकड़कर सताती थी और उन्हें खा जाती थी। भूतनी बूढ़ी थी लेकिन काले जादू में माहिर थी। वो किसी खूबसूरत आंटी का रूप ले लेती और मैदान में खेल रहे बच्चों के पास जाकर उन्हें बहला फुसलाकर अपने घर ले आती और फिर मार देती। चल बेटा मेरे घर चल, मैं तुम्हें रबड़ी खिलाती हूँ। बच्चा भी भूतनी की बातों में आ जाता और आंटी बनी भूतनी की उंगली पकड़कर उसके साथ चलने लगता। अपने घर में कदम रखते ही अचानक भूतनी का रूप बदल जाता और वो अपने असली रूप में आ जाती, जिसे देखकर बच्चा डर जाता। मम्मी बचाओ, छोड़ो मुझे, तुम आंटी नहीं भूतनी हो। भूतनी नहीं, भूतनी आंटी। खाने आया था रबड़ी, खुद खाना बन जाएगा। भूतनी आंटी को पप्पी दे दे बेटा, और कितना चिल्लाएगा। नहीं, मैं तुम्हें पप्पी नहीं दूंगा, तुम बहुत गंदी हो, छोड़ो मुझे मम्मी। भक भक ना कर, मेरा भोजन बन, चल। इस प्रकार भूतनी की काली करतूतों से कॉलोनी में हाहाकार मच गया। लोगों ने बूढ़ी भूतनी के पास जाकर उसे काफी समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। फिर लोगों ने तंत्र मंत्र का सहारा लिया, तांत्रिकों को उसके घर के सामने बिठाया, लेकिन दुष्ट भूतनी ने अपनी शक्तियों से तांत्रिकों को भी भगा दिया और वो अपनी मनमानी करती रही। इस प्रकार कॉलोनी का नाम भूतनवाड़ी पड़ गया। देखिए, अब इस कॉलोनी में रहना है तो बच्चों को लेकर घर में बंद रहो, नहीं तो कॉलोनी छोड़ दो। बस यही दो रास्ते बचे हैं बचने के लिए। बेचारे लोग कॉलोनी छोड़कर जाते भी कहां। उन्होंने अपने घर के दरवाजे सदा के लिए बंद कर दिए और डर के साए में जीने लगे। लोगों की सतर्कता से भूतनी भी परेशान हो गई, क्योंकि अब वो और बूढ़ी हो रही थी और उसे खाना मिलना भी मुश्किल हो गया था। ये क्या, लोगों ने तो दरवाजे बंद कर लिए, अब मैं कैसे जीऊंगी? लगता है अब दोबारा जंगल का रास्ता अपनाना पड़ेगा। तभी भूतनी ने देखा कि एक औरत अपने गोल मटोल बच्चे के साथ आ रही थी। अरे वाह, लगता है कॉलोनी में नए रहने आए हैं। बच्चा भी एकदम गुब्बारे की तरह फूला हुआ है। इधर सारे घरों के दरवाजे बंद देखकर बच्चा परेशान हो गया। मम्मी। बोलो गोलू। एजेंट कह रहा था अच्छी कॉलोनी है, लेकिन यहाँ तो सारे दरवाजे बंद है, कोई बच्चा नजर नहीं आ रहा। अब मैं खेलूंगा किसके साथ? तभी भूतनी रूप बदलकर उनके सामने पहुंच गई। आपका स्वागत है हमारी कॉलोनी में। ठंड की वजह से लोगों ने दरवाजे बंद कर रखे हैं। अरे वाह, आपका बच्चा तो बिल्कुल मेरे मोलू जैसा है। मेरा मोलू अभी अभी मैदान में खेलने गया है। मैदान का नाम सुनते ही गोलू खुश हो गया।
थोड़ी देर बातें करने के बाद गोलू और मम्मी वहां से निकल गए और भूतनी खुश हो गई। आज तो पार्टी करूंगी। थोड़ी देर बाद फुटबॉल हाथ में लेकर गोलू मैदान में पहुंचा तो उसने देखा मैदान में उसकी उम्र का बच्चा खेल रहा था। ये देखकर गोलू खुश हो गया। तुम मोलू हो ना? मेरा नाम गोलू है, मेरे साथ खेलेगा? बिल्कुल खेलूंगा। फिर क्या, काफी देर दोनों खेलते रहे और खेलते खेलते थक गए। सारा पसीना निकल गया, प्यास भी लगी है। तो चलो मेरे घर, पानी पी कर आते हैं। तुम्हारा घर पास में ही है ना? तुम्हारी मम्मी मिली थी हमें, चलो चलते हैं। गोलू मोलू के पीछे चलते चलते उसके घर के सामने आ गया तो भूतनी आंटी बनकर खड़ी थी। आओ बेटा। गोलू मोलू के साथ जैसे ही अंदर गया, घर का दरवाजा अचानक बंद हो गया और मोलू भी गायब हो गया। मोलू, कहाँ हो तुम? घर में आए गोलू, इसलिए भेजा मैंने नकली मोलू। भूतनी का खौफनाक रूप देखकर गोलू कांपने लगा। बचाओ, बचाओ मम्मी। पीने आया था पानी, अब मेरी प्यास मिटाएगा। भूतनी आंटी को पप्पी दे दे बेटा। और कितना चिल्लाएगा? प्लीज मुझे मत मारो, मैं अपनी मम्मी का इकलौता बच्चा हूँ। मम्मी का इकलौता बच्चा? जैसे हो गाजर कच्चा कच्चा, चप चप करके चबा जाऊं, हाथ लगा एक कच्चा बच्चा। ऐसा कहकर भूतनी गोलू की तरफ बढ़ने लगी और गोलू पीछे पीछे सरकने लगा। जैसे ही भूतनी ने गोलू को छुआ, उसे बिजली का तेज धक्का लगा और वो जलने लगी। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? तभी गोलू की मम्मी वहां आई। बिल्कुल सही हो रहा है, तुम्हें क्या लगा मैंने तुम्हें पहचाना नहीं? तेरी जैसी सैकड़ों भूतनियां देखी हैं मैंने। मैं जल क्यों रही हूँ? क्योंकि गोलू के गले में उसकी दादी का दिया हुआ ताबीज है। तेरे जैसी हजारों भूतनियां एक होकर आए तो भी गोलू को छूते ही भस्म हो जाएगी। इतनी शक्ति है इस ताबीज में। चल गोलू। ऐसा कहकर मम्मी गोलू को लेकर निकल गई और भूतनी आंटी तड़प तड़प कर राख हो गई। फिर क्या, फिर तो कॉलोनी के सारे दरवाजे गोलू और उसकी मम्मी के स्वागत के लिए खुल गए। इंसान खाने वाला भूतिया परिवार। बहुत समय पहले किसी जंगल में एक भूतिया परिवार रहता था। भूतिया परिवार में मम्मी भूत, पापा भूत और उनका एक छोटा सा बेटा भूत थे। वो जंगल के जानवरों को खाकर अपना पेट भरा करते थे। आज मैं हमारे लिए हाथी लेकर आया हूँ। आज हम हाथी खाएंगे। इस तरह बहुत समय बीत गया। फिर एक दिन भूत के बेटे ने कहा, भूत पापा, मैं रोज रोज कभी हाथी तो कभी हिरन खाकर बोर हो गया हूँ। अब मुझे कुछ और खाना है। लेकिन हर जंगल में तुम्हें यही जानवर खाने को मिलेंगे। ऐसा है तो हम शहर चलते हैं, वहाँ हम मोटे मोटे मुलायम मुलायम इंसान खाएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। अब हम शहर जाएंगे और इंसान खाएंगे। उसी रात वो तीनों शहर के लिए निकल गए। तीनों भूत गाते हैं, हम शहर जाएंगे, शहर में इंसान खाएंगे, हम शहर जाएंगे, हम शहर जाएंगे, इंसान खाएंगे, शहर जाएंगे, इंसान खाएंगे। शहर पहुंचकर उन्होंने देखा कि हर तरफ इंसान ही इंसान है। पापा भूत, यहाँ तो बहुत सारे इंसान हैं। हाँ, यहाँ तो छोटे बड़े पतले मोटे कई तरह के इंसान हैं। बहुत मजा आया। और फिर वो तीनों वहीं पार्क के पास ही बने एक खाली खंडर में रहने लगे। अब भूत पापा रोज पार्क से एक इंसान उठाकर ले आता और वो तीनों उसे बड़े मजे से खाते। ये इंसान तो बहुत स्वादिष्ट होते हैं। पेट भर कर खाओ भूत बेटे, क्योंकि शहरों में इंसान कभी खत्म नहीं होते। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। एक दिन सोसाइटी के सेक्रेटरी ने नोटिस किया
कि पार्क में अब कम लोग आने लगे हैं। ये सोचकर वो पास ही के एक पुलिस स्टेशन में गया। मुझे लगता है कि पार्क में कुछ गड़बड़ी चल रही है, आप जल्दी कुछ कीजिए। आप चिंता मत कीजिए सेक्रेटरी साहब, मैं जल्द ही पता लगाता हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर ने पार्क में जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगवा दिए। फिर जब अगले दिन उन्होंने कैमरा की रिकॉर्डिंग देखी तो वो हैरान रह गए। कैमरा में साफ दिख रहा था कि एक इंसान हवा में उड़ता हुआ पार्क से बाहर जा रहा है। सेक्रेटरी साहब, ये इंसान ऐसे उड़ता हुआ इस खंडर में क्यों चला जा रहा है? मुझे लगता है कि इसे कोई भूत लेकर जा रहा है। अब मुझे तो लगता है इसे कोई भूत लेकर जा रहा है, और लेकिन रिकॉर्डिंग में तो कोई भूत दिखाई नहीं दे रहा। अब हम क्या करेंगे? अब मैं तो सिर्फ इंसानों को पकड़ना जानता हूँ, मुझे भूतों को पकड़ना नहीं आता। इसलिए माफ कीजिए सेक्रेटरी साहब, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ये सुनकर सोसाइटी के सेक्रेटरी निराश हो गए और वहाँ से चले गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। मैं क्या करूं? सोसाइटी के लोगों को बताया तो वो घबरा जाएंगे। ये सोचकर उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया और दूसरी तरफ रोज पार्क में एक इंसान गायब होता रहा। अब सेक्रेटरी से रहा नहीं गया। उन्होंने सोसाइटी के सभी मेंबर्स की मीटिंग बुलाई और उन्हें सारी बात बताई और कहा, ये भूत पार्क के पास वाले खंडर में रहता है। अब आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए? भूत का हम क्या कर सकते हैं? मुझे लगता है हमें ये सोसाइटी छोड़कर चले जाना चाहिए। लेकिन हम इतनी बड़ी सोसाइटी छोड़कर कहाँ पर जाएंगे? लेकिन यहाँ रहे तो भूत हमें खा जाएगा। हाँ, मगर सोसाइटी को छोड़कर भागना गलत होगा। मुझे लगता है कि हमें उन भूतों को यहीं से भगाना चाहिए। लेकिन कैसे? मेरे पास एक आइडिया है। और फिर आइडिया के अनुसार उन्होंने पूरे पार्क में पोस्टर लगवा दिए कि अगले हफ्ते सेक्रेटरी साहब का जन्मदिन है और अपने जन्मदिन पर सेक्रेटरी साहब भूत का बना केक काटना चाहते हैं। इसलिए जो भी भूत पकड़ कर लाएगा सेक्रेटरी साहब उसे लाख रुपए देंगे। जब ये बात भूतिया परिवार को पता चली तो वो बहुत डर गए। ये इंसान तो बहुत खतरनाक है, ये तो हम भूतों का केक बनाकर खाते हैं। अगर हम इन इंसानों के हाथ लग गए तो ये हमारा केक बनाकर खा जाएंगे। पापा भूत, मम्मी भूत, मुझे इन इंसानों से डर लग रहा है। मुझे वापस जंगल जाना है। पापा भूत, मुझे वापस जंगल ले चलो। मैं रोज रोज हाथी ही खा लूंगा और कभी जंगल के खाने से बोर नहीं होऊंगा। रो मत बेटे भूत, हम अभी वापस जंगल चलते हैं। और इस तरह सोसाइटी के लोगों के एक झूठ से डरकर भूतिया परिवार वापस जंगल लौट गया और सोसाइटी वालों को भूतिया परिवार से मुक्ति मिल गई। अधूरा प्यार। रश्मि कौशिक से पागलों की तरह प्यार करती थी, लेकिन कौशिक रश्मि से उतनी मोहब्बत नहीं करता था। रश्मि, माना कि मैं तुम्हारा पहला प्यार हूँ, लेकिन मेरा पहला प्यार चित्रा है और वो मेरे पास लौट आई है। अब मैं तुम्हें छोड़कर उसके पास जाना चाहता हूँ, मुझे जाने दो। नहीं, मैं हमारी लव स्टोरी अधूरी नहीं रहने दूंगी। इसे पूरा होना ही होगा। हमारे जीते जी न सही तो हमारे मरने के बाद। रश्मि, ये तुम क्या कर रही हो? कौशिक कुछ समझ पाता उससे पहले ही रश्मि ने ब्लेड निकालकर कौशिक के हाथों पर वार किया और उसकी नस काट दी। उसके तुरंत बाद उसने ब्लेड से अपनी खुद की नस भी काट ली। कौशिक का वार गहरा नहीं था, बस ब्लीडिंग हो रही थी, लेकिन रश्मि, वो तो जमीन पर कब की गिर गई थी। और कौशिक भी रश्मि के पास गिर गया। ये कहानी यहाँ पर ही खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से शुरू होती है। कहानी पूना की है। कौशिक और रश्मि एक साथ कॉलेज में थे और सेकेंड ईयर से एक दूसरे को चाहने लगे थे। रश्मि कौशिक की दूसरी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन रश्मि के लिए कौशिक उसका पहला प्यार था, जिसे वो मरने के बाद भी छोड़ना नहीं चाहती थी। और वही हुआ। कौशिक की पहली गर्लफ्रेंड चित्रा उसके पास फिर से लौट आई और कौशिक रश्मि को समझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन रश्मि ने तो कौशिक के साथ जीने मरने के सपने देखे थे। उसने कौशिक और खुद को नस काटकर मारने की कोशिश की। कौशिक, कौशिक उठो,
आंखें खोलो कौशिक। कौशिक ने आंखें खोली तो वो हॉस्पिटल में था। लंबे समय बाद होश में आया था। कौशिक, मैं तुम्हारी चित्रा। अरे देखो मुझे। रश्मि कैसी है? इस पर चित्रा कुछ बोलती उससे पहले ही कौशिक के घरवाले उससे मिलने के लिए आ गए। आधी रात बीत चुकी थी। कौशिक अपने बेड पर लेटा हुआ रश्मि के बारे में ही सोच रहा था कि तभी उसने देखा रश्मि उसके पास आ रही है। कौशिक रश्मि को देखकर खुश हो गया और बेड पर बैठ गया। सॉरी कौशिक, मैं किसी भी हालत में तुम्हें पाना चाहती थी, इसीलिए। रश्मि आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। इट्स ओके रश्मि, मैं जानता हूँ तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। तुमने जो किया उसका मुझे बुरा नहीं लगा। बुरा नहीं लगा तो अब भी बुरा नहीं लगना चाहिए। रश्मि, ये तुम क्या कह रही हो? रश्मि जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हंसते भयानक भूतनी बन गई। उसके हाथ में खून से रंगा हुआ एक ब्लेड था। ब्लेड कौशिक की तरफ बढ़ाकर रश्मि जोर जोर से हंस रही थी। रश्मि नहीं, रश्मि नहीं, प्लीज रश्मि। मेरे साथ चलो कौशिक, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, तुम्हें साथ लेकर ही जाऊंगी। नहीं रश्मि, रश्मि नहीं। कौशिक ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो चिल्लाता रहा, कौशिक, कौशिक, संभालो खुद को। रश्मि मर चुकी है कौशिक, रश्मि मर चुकी है। कौशिक ने आंखें खोली तो सामने रश्मि नहीं चित्रा थी। बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, रश्मि मर चुकी है कौशिक, उसका अंतिम संस्कार तक हो चुका है। डरो मत कौशिक, डरो मत, संभालो खुद को। कौशिक, तुम खुद को संभालो। कौशिक रोने लगा और चित्रा के गले लग गया। ये घटना कौशिक के साथ हर रोज हो रही थी। कौशिक के अकेलेपन का फायदा उठाकर रश्मि का भूत हर रोज ब्लेड लेकर उसके पास आ रहा था और उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा। कौशिक, कौशिक, मेरे साथ चलो, मैं अकेली नहीं जाऊंगी। कौशिक, तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन रश्मि कुछ करती उससे पहले ही चित्रा पहुंच जाती है और फिर रश्मि का भूत गायब हो जाता है। कौशिक को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसका वहम है या फिर सच में मरी हुई रश्मि का कोई भूत है जो उसे मारना चाहता है। कौशिक ने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर बोले, देखिए, मेडिसिन और मानसिक थकावट की वजह से आपको वहम हो रहे हैं। लेकिन कौशिक कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसने चित्रा को अपने पास ही रुकने को कहा तो चित्रा बोली, मैं नहीं रुक सकती कौशिक, मुझे और भी कई काम है और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे घर वाले भी तो हैं यहाँ। और डोंट वरी, डिस्चार्ज के बाद मैं तुम्हें घर ले जाऊंगी। काम? ऐसे कौन से काम है जो मुझसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? लेकिन चित्रा बिना जवाब दिए ही निकल गई। ऐसे ही दिन बीतते चले गए और एक दिन कौशिक को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया। चित्रा ने कौशिक को कार में बिठाया और वो निकल पड़ी। कौशिक ने नोटिस किया कि कार शहर छोड़कर पहाड़ी की तरफ निकली है। चित्रा, तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? मारने के लिए। कौशिक इस पर कुछ बोल पाता उससे पहले ही चित्रा हंसने लगी और हंसते हंसते भयानक भूतनी बन गई। कौशिक समझ नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम मेरा भूत देख रहे हो कौशिक। मैं मर चुकी हूँ। मैं भी रश्मि की तरह तुम्हें ले जाना चाहती हूँ कौशिक। तो रश्मि वो कहाँ है? तभी पिछली सीट से आवाज आई, मैं यहाँ हूँ कौशिक। कौशिक ने पीछे देखा तो पीछे रश्मि का भूत बैठा हंस रहा था। उस दिन जब रश्मि तुम्हें और अपने आप को ब्लेड मार रही थी तब मैं वहीं पीछे छिपी तुम दोनों को देख रही थी। तुम दोनों जमीन पर गिर गए। मैंने सोचा तुम दोनों मर गए। रश्मि ने तुम्हें मारकर हासिल किया। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। रश्मि से तुम्हें छीनने के लिए मैंने वही ब्लेड उठाकर अपनी भी नस काट ली। लेकिन अफसोस, रश्मि और मैं तो वहीं मर गए, लेकिन तुम मरे नहीं, सिर्फ बेहोश थे। तुम्हें हॉस्पिटल लाया गया और तुम बच गए।
मैंने तुम्हें मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन चित्रा की वजह से नाकाम रही। आखिर मुझे चित्रा के साथ एक डील करनी पड़ी। कौन सी डील? यही कि आपसी झगड़ा भुलाकर तुम्हें एक साथ मारेंगे और तुम्हारे मरने के बाद फैसला करेंगे कि किसे तुम्हारा प्यार मिलेगा और किसका प्यार मरने के बाद भी अधूरा रहेगा। ये सुनकर कौशिक के होश उड़ गए। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे मरना नहीं है, मत मारो मुझे मरना नहीं है, मुझे मत मारो। लेकिन कौशिक ज्यादा देर चीख नहीं पाया। पहाड़ों से गुजरती हुई कार गहरी खाई में नीचे कूद गई और कार के साथ साथ कौशिक भी खत्म हो गया। पेट्रोल चोर चुड़ैल। सुनसान हाईवे पर निखिल बाइक से शहर की तरफ जा रहा था। दोनों तरफ घना जंगल, बीच में सड़क और ऊपर खुला चमकीला आसमान था। निखिल मस्त राइडिंग करता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा था कि तभी उसने देखा हाईवे किनारे एक लड़की अपनी स्कूटी धक्का मारती हुई ले जा रही है। रात काफी सुनसान और गहरी थी। लड़की भी काफी खूबसूरत जवान थी। निखिल रुक गया और लड़की से पूछने लगा, हेलो, क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ? पेट्रोल खत्म हो गया है। ओह डोंट वरी, मैं पीछे से बाइक पर बैठकर अपनी टांग से स्कूटी ढकेलता हूँ। पेट्रोल पंप काफी दूर है अभी। उससे अच्छा ये होगा कि आप अपनी बाइक से थोड़ा पेट्रोल निकाल कर मुझे दे दीजिए। ओह सॉरी, लेकिन मेरी इंपॉर्टेंट बाइक है, इसमें पेट्रोल निकालने की कोई खास सिस्टम नहीं है। चलिए ना, मैं टांग से ढकेलता हूँ आपकी स्कूटी। ये सुनकर लड़की जोर जोर से हंसने लगी और फिर भयानक आवाज में बोली, इससे अच्छा तो मैं तुम्हारी बाइक छीन कर जंगल ले जाऊं, जैसे उस अंकल से ये स्कूटी छीनी। तो तुम मुझे डराने के लिए ऐसा कह रही हो ना? ये सुनकर लड़की फिर से हंसने लगी और हंसते हंसते भयानक चुड़ैल बन गई। निखिल ने फौरन बाइक स्टार्ट की और वो भागने लगा। थोड़ी दूर तेजी में बाइक चलाने के बाद उसने चैन की सांस ली। ओह गॉड, बच गया। तभी उसने साइड मिरर में देखा तो उसका दिल दहल गया। उसके पीछे वो भयानक चुड़ैल उसे चिपक कर बैठी थी और जोर जोर से हंस रही थी। बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ। चुड़ैल ने चलती बाइक पर निखिल को उठाया और ऊपर हवा में फेंका। निखिल सड़क पर गिरकर मर गया। चलो, एक और बाइक मिल गई। बाइक लेकर माँ के पास चलती हूँ। चुड़ैल ने बाइक जंगल की तरफ घुमाई और वो तेजी से बाइक लेकर जंगल में गायब हो गई। ये कहानी एक जवान चुड़ैल और उसकी बूढ़ी चुड़ैल माँ की है। दोनों चुड़ैल माँ बेटी पहले शहर में रहती थीं, लेकिन उनकी हरकतें काफी अजीब थीं। चुड़ैल की माँ लोगों के घरों में घुसकर दीवारों पर चिपकी छिपकलियां निकालकर उन्हें खा जाती थी और बेटी के टिफिन में भी काफी सारी छिपकलियां भर कर देती थी। बच्चे की छिपकलियां देखकर पूरी क्लास डर जाती थी और इधर सोसाइटी में भी चुड़ैल माँ की हरकतों से लोग परेशान हो गए थे। इसीलिए चुड़ैल बेटी को स्कूल से और दोनों माँ बेटियों को सोसाइटी से निकाल दिया गया और दोनों चुड़ैल जंगल आकर एक गुफा में रहने लगी। चुड़ैल बेटी, अब ये जंगल ही हमारा घर है। लेकिन माँ, यहाँ तो मेरे साथ खेलने के लिए कोई नहीं है। किसने कहा? यहाँ तुम्हारे साथ खेलने के लिए जंगली बिल्लियाँ और चमगादड़ हैं, उनके साथ खेल। फिर जंगली बिल्लियाँ और चमगादड़ों के साथ खेल खेल कर माँ ने बनाया हुआ जानवरों का खाना खाकर चुड़ैल बेटी बड़ी होने लगी और उसकी चुड़ैल माँ और ज्यादा बूढ़ी होती चली गई। एक दिन बूढ़ी चुड़ैल काफी बीमार थी। चुड़ैल बेटी ने उसका काफी इलाज किया, फिर भी उसकी तबीयत ठिकाने पर ना आई। मेरी तबीयत ठिकाने पर लाने का बस एक ही इलाज है बेटी। माँ, तुम बताओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो सुन,
बचपन से ही मुझे पेट्रोल और पेट्रोल का धुआं काफी पसंद है। जब भी मेरा मूड खराब होता था, मैं किसी मोटर गैरेज में जाकर घंटों पेट्रोल जलाकर उसका धुआं सूंघती थी। बहुत मजा आता था मुझे। अब यहाँ जंगल में इतनी शुद्ध और प्राकृतिक हवा है, इसीलिए मैं बीमार पड़ गई हूँ शायद। तू अगर मेरे लिए पेट्रोल का जुगाड़ कर ले तो मैं ठीक हो जाऊंगी। ठीक है माँ, जैसी तुम्हारी इच्छा। उस दिन से चुड़ैल जंगल से हाईवे आकर लोगों को सताने लगी, रूप बदलकर लोगों को रोकने लगी और फिर उन्हें मारकर उनके वाहन जंगल ले जाने लगी। निखिल की बाइक लेकर चुड़ैल अपनी गुफा के सामने पहुंची। बाइक की आवाज सुनकर बूढ़ी चुड़ैल माँ बाहर आ गई। बेटा, आ गई तू। देख माँ, मैं कैसी बाइक लेकर आई हूँ आज। चल बेटा, टंकी खोल। चुड़ैल ने बाइक की टंकी खोली तो चुड़ैल माँ ने अपना पूरा मुंह टंकी के अंदर डाल दिया। चुड़ैल बेटी ने भी माँ का मुंह ताकत से टंकी में दबाया। काफी देर तक चुड़ैल टंकी सूंघती रही और सारा पेट्रोल खींच गई। फिर उसने मुंह बाहर निकाला। कैसे लोग हैं, टंकी भी फुल नहीं करवाते। पहले जमाने में टंकी ऊपर तक टच रहती थी। माँ, पेट्रोल अब काफी महंगा हो गया है ना, शायद इसलिए। चल बेटा अंदर चल, तू थक गई होगी। खाना खा ले। दोनों चुड़ैल अंदर चली गई। एक फॉरेस्ट ऑफिसर दोनों को छिप छिप कर देख रहा था। चुड़ैल के अंदर जाते ही वो अफसर भी वहां से भाग गया। रोज चुड़ैल माँ के लिए पेट्रोल चुराने हाईवे पे आती थी, रूप बदलकर लोगों को फंसाती थी, उनसे बोतल में पेट्रोल लेकर उन्हें मारकर जंगल भाग जाती थी। जैसे ही लोगों को पता चला कि हाईवे पर पेट्रोल चोर चुड़ैल का आतंक फैल रहा है, लोगों ने हाईवे से गुजरना ही छोड़ दिया। फिर चुड़ैल ने पेट्रोल पंप जाकर पेट्रोल चुराना शुरू किया, यहाँ तक कि वो शहर में भी घुसने लगी। सोसाइटीज की पार्किंग में जाकर वाहनों से पेट्रोल चुराने लगी। लोग सुबह बाइक स्टार्ट करते तो बाइक स्टार्ट ही नहीं होती थी। अरे ये क्या, पेट्रोल खत्म, कल ही तो डाला था 100 का। हे भगवान, इधर चुड़ैल और इधर सरकार, आम आदमी जिए तो कैसे। लोग पेट्रोल चोर चुड़ैल की वजह से परेशान हो गए थे। पुलिस कमिश्नर भी चिंतित थे। एक दिन फॉरेस्ट ऑफिसर पुलिस कमिश्नर से मिलने गए और उन्होंने कमिश्नर को वो सब कुछ बता दिया जो उन्होंने देखा था। ओह, तो वो जंगल में रहती है। एक दिन चुड़ैल पेट्रोल के लिए हाईवे पर भटक रही थी। तभी उसने देखा एक पेट्रोल का टैंकर हाईवे से आ रहा था। पेट्रोल का टैंकर? इसे पेट्रोल पंप जाने से पहले ही चुरा लेती हूँ, लेकिन इसे कैसे रोकूं? तभी टैंकर अपने आप रुक गया और ड्राइवर पेशाब करने के लिए नीचे उतरा। ड्राइवर के दूर जाते ही चुड़ैल टैंकर पर चढ़ गई और ढक्कन खोलकर अंदर पेट्रोल देखने लगी। अरे, इसमें तो गहरा अंधेरा है। अब पता कैसे चलेगा पेट्रोल है भी या नहीं? एक काम करती हूँ, उतर कर देखती हूँ। चुड़ैल टैंकर के अंदर गई। जैसे ही वो अंदर उतरी, फॉरेस्ट अफसर ने फौरन टैंकर में माचिस की जलती तिल्ली फेंकी। धम से धमाका हुआ और टैंकर के साथ साथ चुड़ैल के भी चिथड़े उड़ गए। इस प्रकार पेट्रोल चोर चुड़ैल खत्म हो गई और पेट्रोल का इंतजार करते करते गुफा में बैठी उसकी बूढ़ी चुड़ैल माँ भी तड़प तड़प कर खत्म हो गई। भूतिया सेल्समैन। कहानी है कानपुर की। कानपुर शहर के बाहरी इलाके में 2 साल पहले मानसरोवर हाउसिंग सोसाइटी खड़ी हुई थी। राघव और ललिता की नई नई शादी होते ही उन्होंने अपना फ्लैट मानसरोवर सोसाइटी में बुक किया। दोनों सोसाइटी में रहने आए तो सोसाइटी देखकर ललिता खुश हो गई। काफी सुरक्षित और सुंदर सोसाइटी है। हाँ, तुम ऊपर जाओ, मुझे चेयरमैन ने बुलाया है। राघव चेयरमैन से मिला तो चेयरमैन बोला, सोसाइटी में आपका स्वागत है, आपको पूर्ण सुरक्षा मिलेगी, बस एक बात का ख्याल रहे। कौन सी बात? कोई सेल्समैन हो तो भूल कर भी दरवाजा नहीं खोलना। चेयरमैन की बात सुनकर राघव गुस्सा हो गया और ऊपर अपने फ्लैट में आकर ललिता से कहने लगा, क्या सेल्समैन की कोई जिंदगी नहीं होती?
एक सेल्समैन के तरक्की के सारे रास्ते बंद दरवाजे के सामने आते ही बंद हो जाते हैं। तुम्हें सेल्समैन से इतनी हमदर्दी क्यों है? ललिता की बात सुनकर राघव चुप हो गया। दूसरे दिन सुबह राघव तैयार होकर ऑफिस निकल गया। ललिता दरवाजा बंद करके नहाने के लिए निकली तो अचानक उसे याद आया, अरे शैम्पू तो लाया ही नहीं, अब कैसे नहाऊं? अचानक डोरबेल बजी। ललिता ने दरवाजे के होल से देखा तो बाहर सेल्समैन खड़ा था। इसके पास शैम्पू जरूर होगा। ललिता ने दरवाजा खोला तो सेल्समैन बड़बड़ाने लगा। गुड मॉर्निंग मैम, मैं विकास ब्यूटी डोनर कंपनी से आया हूँ। सेल्समैन शुरू हो गया तो ललिता परेशान हो गई। अरे स्टॉप इट, मुझे बस एक शैम्पू चाहिए। ललिता ने सेल्समैन से शैम्पू खरीदा और सेल्समैन चला गया। दूसरे दिन सुबह ललिता नींद से जागकर हॉल में आई तो उसने देखा राघव सोफे पर बैठा है। ललिता पीछे से राघव को लिपट गई। डार्लिंग, जल्दी जाने वाले थे ना, गए क्यों नहीं? अचानक ललिता को कुछ महसूस हुआ। झटके से वो पीछे हट गई। कौन हो तुम? सोफे पर बैठा आदमी पीछे मुड़ा तो ललिता चौंक गई। वो राघव नहीं, सेल्समैन था। तुम पीछे से राघव जैसे दिखते हो। तुम अंदर कैसे आए? जरूर राघव दरवाजा खुला छोड़ गया। दरवाजा तो बंद था। तो फिर तुम अंदर कैसे आए? जो दरवाजा एक बार मेरे लिए खुल जाए वो दोबारा बंद नहीं होता। सेल्समैन जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए भयंकर भूत बन गया। भूत को सामने पाकर ललिता की जोरदार चीख निकल गई। क्या चाहते हो तुम? क्या चाहते हो? बदला। इस सोसाइटी ने मेरी जान ली है, अब मैं इसे तबाह करूंगा, एक एक करके सबको मार दूंगा। सेल्समैन ललिता की तरफ बढ़ने लगा और ललिता पीछे पीछे सरकने लगी। राघव अपना मोबाइल बेडरूम में भूल आया था। मोबाइल लेने वो वापस फ्लैट के सामने आया और चाबी से दरवाजा खोलने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। ये खुल क्यों नहीं रहा? अचानक अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज आई और राघव डर गया। ललिता, क्या हुआ? दरवाजा खोलो। राघव दरवाजा पीटता रहा और अंदर भूत ने ललिता को गैलरी से नीचे लटका दिया। राघव बचाओ, बचाओ राघव। मैं भी ऐसे ही मरा था, अब तुम भी मरोगी। राघव दरवाजा पीट रहा था कि चेयरमैन वहां पहुंचा। जब तक तुम्हारी बीवी जिंदा है वो दरवाजा नहीं खोलेगा। सेल्समैन के लिए दरवाजा खोलकर ललिता ने गलती कर दी। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है? ये बात 2 साल पहले की है, जब ये सोसाइटी नई नई बनी थी। एक सेल्समैन यहाँ सोसाइटी में आया तो मैंने उसे रोका। ओ भाई, तुम अंदर कैसे आए? सोसाइटी में सेल्समैन अलाउड नहीं है। मैं विकास हूँ साहब, वॉचमैन से छिप कर आया हूँ। मेरे भाई को बड़ी नौकरी मिलने वाली है, उसके लिए पाई पाई जोड़ रहा हूँ। प्लीज मुझे ऊपर जाने दीजिए। ढोंग ना करो, भागो यहाँ से। मैंने उसे धक्के मारकर निकाल दिया तो वह पाइप से ऊपर चढ़ा और पैर फिसलने से नीचे गिरकर मर गया। तब से उसकी आत्मा सोसाइटी में भटक रही है। जो दरवाजा खोलता है उसे वो नीचे गिराकर मार देता है। चेयरमैन की बात सुनकर राघव पागलों की तरह चिल्लाते हुए दरवाजा पीटने लगा। विकास भैया, दरवाजा खोलिए। मैं आपका छोटा भाई राघव, वो मेरी पत्नी है, उसे कुछ ना करना। सेल्समैन का भूत ललिता को नीचे छोड़ने ही वाला था कि उसने राघव की आवाज सुनी। उसने फौरन ललिता को ऊपर खींच लिया। ललिता बच गई। सेल्समैन का भूत दरवाजे की तरफ भागा। उसने दरवाजा खोला तो सामने राघव खड़ा था। भूत राघव से लिपट गया। राघव, मेरे भाई, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ भैया, आप क्यों गए हमें छोड़कर? मैं तुम्हें बड़ा आदमी बनाना चाहता था। मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ भैया, ये देखो। ललिता दोनों के पास आई तो राघव ने ललिता से कहा, तू जानना चाहती थी ना कि मुझे सेल्समैन से इतनी हमदर्दी क्यों है?
क्योंकि मेरा ये भाई सेल्समैन था जो मेरे लिए मर गया। मैं एक सेल्समैन का छोटा भाई हूँ। सेल्समैन का भूत ललिता और राघव की तरफ देखकर कहने लगा, सच राघव, बहुत बड़ा आदमी बन गया तू। ललिता, मुझे माफ करना। बदले की आग में मैं जल रहा था। तुम लोगों को देखकर सारी आग शांत हो गई। अब मैं मुक्ति चाहता हूँ। अलविदा। ऐसा कहकर सेल्समैन का भूत सोसाइटी से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो गया और राघव और ललिता खुशी खुशी रहने लगे।